मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइट ऑन कर दें, क्योंकि अंधेरा और शांत उदासीनता की तरफ ले जाता है, तो थोड़ा सा उजाला हो जाए। बहुत लंबे समय से प्रेजेंटेशन चल रहा है, कुछ टाइट भी महसूस कर रहे होंगे बच्चे। एक बार थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, उजाला कर दो, मुझे बातचीत करने में आसानी है। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, सेक्रेटरी सर, प्रिंसिपल सर, माय फ्रेंड्स गोवराम जी एंड मुकेश जी, रियली यू आर डूइंग ए ट्रेमेंडस वर्क। बहुत शानदार काम आप यहाँ पे कर रहे हैं और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि जाम सिटी में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने स्टूडेंट्स के ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रॉपर ध्यान रखता है। जिस तरह का ये काम है मोस्टली आजकल इंस्टीट्यूशंस में हो नहीं रहा है। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, इसके लिए कॉलेज प्रशासन को और यहाँ पर पढ़ रहे स्टूडेंट्स को जो अपना योगदान इसमें दे रहे हैं, एक बार वो सभी से मेरे को आप लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया, आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, इसलिए भी आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। मेरे को जो अपनी बात कहनी है मैं उसको इस कागज में लिख के आया हूँ, क्योंकि पिछले 20 साल में मेरी लाइफ में इतना भटकाव रहा है कि कहीं मैं बोलते बोलते नहीं भटक जाऊं, इसलिए इसने मैंने लिख लिया। और आप लोगों को अगर लगता है कि मैं देख के बोल रहा हूं, तो महात्मा गांधी ने कहा है कि पढ़ के बोलना और देख के बोलना कोई अपराध नहीं है। मैं मेरी बात को यहां से शुरू करना चाहूंगा। एजुकेशन का आदमी हूं, हालांकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, लेकिन मैं जो पढ़ाई लिखाई हुई है या जो मैंने ज्यादातर काम किया है वो एजुकेशन फील्ड में है। शिक्षा की जब हम बात करें कि एजुकेशन एक्चुअली है क्या, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग रह रहे हैं, उससे पहले की बात अलग थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ, बच्चों ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। पहली जो प्रेजेंटेशन था, शानदार प्रेजेंटेशन जिस लड़की ने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया, दैट इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। उसके बिना जब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टैंड लेने की बात करते हैं कि एज ए सिटीजन हम जब खड़े होंगे तो हमारा स्टैंड पॉइंट क्या होगा, और वो स्टैंड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के बिना आप आजाद भारत में अपनी स्थिति एज्यूम नहीं कर सकते। तो आप अपनी स्थिति को एज्यूम करेंगे, इसका मतलब है आपका जो आधारभूत है, आधार है, ढांचा है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस बारे में बहुत अच्छी बातें बच्चों ने करी। तो जब हम नागरिक बन गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद में हमें नागरिक का दर्जा मिला। उससे पहले हमारे पास में नागरिक का दर्जा नहीं था। और नागरिक होने का दायित्व कितना बड़ा होता है, इस बात को आप तब समझेंगे जब कल्पना करके सोचिए कि आपकी पहचान के सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे छीन लिए जाए और फिर आपको कहा जाए कि आप साबित कीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं। बहुत बड़ी बात है। तो नागरिक होना बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि एम ऑफ एजुकेशन है, जो अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन वो है अच्छे नागरिक तैयार। हालांकि हमने इसको नौकरी से जोड़ दिया है कि शिक्षा मतलब नौकरी, आप पढ़ेंगे लिखेंगे आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं है। एजुकेशन का मतलब है नागरिक। और नागरिक की जब मैं बात करता हूं कि नागरिक है क्या, इसका तात्पर्य ये है कि आप में सिविक सेंस का डेवलपमेंट होना चाहिए। सिविक सेंस कहूं, सरल शब्दों में उसको कह दूं कि कॉमन सेंस। अभी चेयरमैन सर के साथ में बैठा था, बातचीत कर रहा था, तब सर ने कहा कि मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं, विचार विमर्श होता है, तब पता चलता है कि बच्चों को बहुत सारी चीजों के बारे में अभी पता नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उस सोसाइटी में उनका रोल क्या है। और जब किसी देश के नागरिक को ये नहीं पता है कि एज ए सिटीजन मेरा रोल क्या है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले 50 साल में और आने वाले 100 साल में हम हमारे देश को कहां लेके जाने वाले हैं। ये बहुत बड़ा सीरियस इश्यू। और अगर इस इंस्टीट्यूट में रहते हुए आपको 3 साल 4 साल यहाँ पे पढ़ते हुए आप में एज ए सिटीजन सिविक सेंस डेवलप हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए भी और देश के। तो मैं कह रहा था कि इसका उद्देश्य क्या है। सिविक सेंस आप में तब डेवलप हो पाएगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझ पाएंगे।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे कलीग साथियों से, भूम जी से और मुकेश जी से कि आप पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे फैकल्टी है, तो अगला सेमिनार जब आप करो तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे रखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर कंटेम्पररी टाइम में बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में अलग अलग पहचान के लोग रहते हैं। एज ए सिटीजन अपनी पहचान इंडियन है, लेकिन सोसाइटी के अलग अलग स्टेटा है, हायरार्की है। उस हायरार्की के दो छोर है, एक छोर इस साइड में है और एक छोर इस साइड में। इन दो छोर के बीच में वेरियस टाइप की आइडेंटिटीज है, और एज अ होल सोसाइटी जब हम बात करेंगे इसकी, तो हम वो जो सारे इन दो छोर के बीच में पहचाने हैं, उन पहचानों को साथ लेके चलने की जरूरत है। एजुकेशन दूसरा काम क्या करती है? एजुकेशन दूसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो करती है कि आपकी पहचान को एस्टैब्लिश करती है, आपकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करती है एजुकेशन। और एजुकेशन अगर ये नहीं कर पा रही है तो हमें सोचना पड़ेगा कि वो एजुकेशन में कहां कमी रही। एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हुए देश में, इत्तेफाक से मेरे गुरुजी रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर कृष्णा कुमार। उन्होंने एक किताब लिखी, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, और उस किताब में वो लिखते हैं कि राजनीति को अगर बच्चों के माइंड में डालना है तो आप उसको किताब में डाल दीजिए। वो किताब के माध्यम से बच्चों के दिमाग में ऐसा घर कर जाएगी कि फिर उसको वास करना मुश्किल हो जाए। राजनीति विज्ञान का सेमिनार है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पार्टीज, लेकिन मैं इश्यूज की बात तो यहां पे करूंगा। तो जब हम पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि किताबों में वो सब डाला जा रहा है जो आपको एज ए सिटीजन समझने की जरूरत है, और वो सिविक सेंस है। वो कैसे डाला जा रहा है? आपने देखा होगा, इतनी समझ तो आपको होगी कि जब भी सरकार चेंज होती है आपकी किताबें बदल जाती हैं, और खास करके विद्यालयों की किताबें। इसका मतलब पॉलिटिकल एजेंडा तो है उसमें। अब आप अपना सिलेबस देखिए, यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देखिए, बीए का सिलेबस देखिए, एमए का सिलेबस देखिए। मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके लिए, मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा हूं। मेरा काम प्रश्न उठाना है, और टीचर का काम प्रश्न उठाना ही है कि वो अपने स्टूडेंट को प्रश्न पूछना सिखा दे। इसे पूछा गया कि सबसे अच्छा टीचर कौन है, किसी ने कहा कि सबसे अच्छी क्लास कौन है, तो लोगों ने कहा कि भाई सबसे अच्छी क्लास वो है जो बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है। मेरे जैसे टीचर ने कहा कि सबसे अच्छी क्लास वो है जिसमें स्टूडेंट्स प्रश्न पूछते हैं, और सबसे अच्छा टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट्स को प्रश्न करना सिखाते हैं। अगर आपके आसपास में जो घट रहा है, उस घटने वाली घटनाओं से अगर आप सेंसिटाइज नहीं हो रहे हैं, आपके सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप अच्छे नागरिक नहीं। प्रश्न तो उठना चाहिए, और प्रश्न उठेगा तभी आप एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि पॉलिटिकल एजेंडा, अपना विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम देखिए। अब आप घर जाना, आपके हाथ में मोबाइल है, 2 GB डाटा आजकल सबके पास में होता है, और इंस्ट्रूमेंट सबके हाथ में है। घर जाके सर्च करना कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बीए का पाठ्यक्रम क्या है। सर्च करना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम क्या है, और फिर कंपेयर करना कि तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है और दुनिया भर में क्या पढ़ाया जा रहा है। तब आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन किस प्रकार से काम करता है। मैंने कहा कि एजुकेशन का सबसे बड़ा काम है कि वो पहचान को निर्मित करती है, वो आपकी पहचान को बनाती है, और किस प्रकार से बनाती है कि वो आपको अपनी जड़ों से काट देती है। इसका एग्जांपल देके बताता हूं मैं। जस्ट बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिस प्रकार से ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया, और इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ता गया, आप अपने समाज में और अपनी जाति में नजर उठा के देख लीजिए कि पिछले 30 साल में जो लोग पढ़े हैं आपके समाजों से, वो कितने समाज के रह पाए और कितने समाज से दूर चले गए। ये एजुकेशन सिस्टम एक प्रकार का एलिटिज्म पैदा कर रही है। एलिटिज्म का मतलब जो पढ़ गया वो समाज के ऊपरी छोर पे पहुंच गया, और जो नहीं पढ़ पाया, फॉर्मल एजुकेशन से बाहर रह गया, वो समाज में वहीं का वहीं रह गया। तो क्या ये एजुकेशन एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण कर पा रही है? क्या हमें सोचना पड़ेगा। ये हमारी पहचान को डिमोलिश किस प्रकार से कर रहा है। सिर में पढ़ लिख गया, गले में टाई आ गई, कोट आ गई, पेंट आ गई। ये एजुकेशन यही कर रही है, सबके साथ में यही कर रही है, आपको अपनी जड़ों से काट रही है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। अगर आप पढ़ लिख के अच्छे नागरिक भी बन गए, आप अपने जीवन में सफल भी हो गए, और पे बैक टू सोसाइटी का आइडिया अगर आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई समाज के और इस देश के किसी काम की नहीं है। जब तक आप पढ़ लिख के आपकी पोजीशन का हस्तांतरण अपने सोसाइटी को वापस नहीं कर पाओगे, तब तक वो पढ़ाई किसी काम की नहीं।
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी यहाँ पे बात हो रही थी, बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज पे बात की गई। मेरा कहना यह है कि ये जो पूरा सिनेरियो है, इसमें आप अपने आप को किस प्रकार से एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे इसकी थीम है कि द यूथ ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो लीडर्स की बात करनी है हमें। तो क्या पॉलिटिक्स में यूथ नहीं है? यूथ तो है। यूथ पॉलिटिक्स में होने से काम चल जाएगा क्या? एग्जैक्टली नॉट। अगर आप किसी ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और बी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ में जाके जुड़ जाते हैं, इसका कोई तात्पर्य नहीं। इस देश में काम दो तरीके से होता है। तरीके दो होते हैं किसी काम को करने के पॉलिटिकल एरेना में। एक होता है टॉप टू डाउन अप्रोच और दूसरी होती है डाउन टू टॉप अप्रोच। अभी जो चल रहा है वो टॉप टू डाउन अप्रोच चल रहा है। आपके जो एजेंडे हैं वो आपके द्वारा सेट नहीं किए जा रहे हैं। जब तक एजेंडा को यूथ खुद सेट नहीं करेगा तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेगी। मैं एक एग्जांपल देके मेरी बात को खत्म करना चाहूंगा। आप बता सकते हो आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस क्या होने वाला है? थोड़ा सा सोचो कि आने वाले 10, 15, 20, 25 साल में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस क्या होने वाला है? फूड चेन सप्लाई मैनेजमेंट। मैं आज कह के जा रहा हूं, ये बात याद रखना। आपका तो पुश्तैनी काम है, ज्यादातर खेती किसानी करने वाले लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए आते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है फूड, भोजन। आदमी कपड़ा पहने नहीं पहने, जूते पहने नहीं पहने, खाना तो उसको खाना ही खाना है। क्या कारण है कि आप अपने पुश्तैनी धंधे से अलग होकर दूसरे प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व होते जा रहे हो? और जबकि जो बिजनेसमैन है दुनिया भर के बिजनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया बिजनेसमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिजनेसमैन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सारे के सारे फूड चेन सप्लाई मैनेजमेंट में अपना करना चाहते हैं, आपकी खेती में अपना करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये टॉप टू डाउन अप्रोच है, ये डाउन टू टॉप अप्रोच नहीं है, क्योंकि आप एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं। और पॉलिटिक्स में जब तक यूथ एजेंडा सेट नहीं करेगा तब तक चीजें इसी प्रकार से चलती रहेगी, आप इस्तेमाल होते रहेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद में मैं आपको 2-3 सजेशन देना चाहूंगा कि एज ए स्टूडेंट और एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस सबसे बड़ी बात क्या है। और पॉलिटिकल साइंस के साथ में अगर भूगोल और इतिहास की समझ आपकी बन जाती है तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नागरिक, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि सरकारों का ये प्रयास होगा कि वो साइंटिफिक टेम्पर वाले नागरिक तैयार करें। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में कहा जाता है कि जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं लगता है कि उनमें सबसे ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर होते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है और मेरा ऑब्जर्वेशन है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट में सबसे ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर होते हैं। ये विषय ही ऐसा है जो तथ्यों और फैक्ट्स के आधार पर बात करता है। जो पॉलिटिकल साइंस जो स्टूडेंट ढंग से पढ़ लेता है, हालांकि मैंने तो बहुत लेट पढ़ी, उसको कोई पागल नहीं बना सकता। तो एक तो ये विषय साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करता है। एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि रोज पाठ्यक्रम के अलावा 20 पेज पढ़िए। आपको नींद नहीं आनी चाहिए शाम को कि आज आपने 20 पेज नहीं पढ़े और आप सो गए, ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे सुनिए, 20 पेज पढ़िए और 5 पेज लिखिए। ये मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। इंग्लिश के रोज के 5 पेज पढ़िए और 1 पेज लिखिए। और आप देखना साल भर के बाद में आपकी पर्सनालिटी में कितना शानदार सुधार आता है। हो सकता है मैं 1 साल बाद आपसे मिलूं, ये काम आप आज ही शुरू कर दीजिए। 20 पेज हिंदी के पढ़िए, 5 पेज लिखिए, 5 पेज इंग्लिश के पढ़िए और 1 पेज लिखिए पाठ्यक्रम के अलावा। और ये तय कीजिए कि हर साल एक शैक्षणिक ईयर में आप अपने पाठ्यक्रम की किताबों के अलावा 5 किताब पढ़ेंगे। वो अपने गुरुजनों से पूछ लीजिए आपकी सर्वश्रेष्ठ किताबें कौन सी है, वो पढ़ेंगे। और आपके आसपास के सिनेरियो पे और इंटरनेशनल सिनेरियो पे नजर रखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए विजन 360 IAS और उसकी एक इंटरनेशनल मैगजीन आती है समसामयिकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। और मैं मेरे साथियों को भी एक सजेशन देना चाहूंगा, मुकेश जी को और भूमानंद जी को, कि आप इसको थोड़ा सा अपने शानदार कार्यक्रम करवाएं। आप अपने पाठ्यक्रम को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, कोर पाठ्यक्रम और सप्लीमेंट्री पाठ्यक्रम।
आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, कोर पाठ्यक्रम को आप पढ़ाइए, सप्लीमेंट्री पाठ्यक्रम को बच्चों का 5-5 का ग्रुप बना के उनको डिवाइड कर दीजिए। वो अपने 5 बच्चे हैं, वो किसी एक टॉपिक को तैयार करेंगे और उस पर प्रेजेंटेशन देंगे। आपका सप्लीमेंट्री पाठ्यक्रम है वो लगभग 30% होना चाहिए जो बच्चे डिलीवर करेंगे, और कोर पाठ्यक्रम है वो 70% आप डिलीवर करेंगे। और उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी इनबिल्ट करना चाहते हैं कि इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना शानदार बनाया जा सकता है, तो गूगल क्लासरूम के बारे में आप चाहते हो तो मैं अलग से प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दे दूंगा कि गूगल क्लासरूम को इसको किस प्रकार से इनबिल्ट किया जा सकता है और किस शानदार रिजल्ट किस प्रकार से लाए जा सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इतना छोटा सा सजेशन था, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मौका दिया। इसी के साथ कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए हमारे प्राचार्य सर शैलेंद्र पाटिल सर को हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। भाषा